हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। तो बच्चों, एक और लेक्चर जिसमें कंडक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट्रिक, पोलराइजेशन और कैपेसिटर्स की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ two concentric hollow sphere of radius small r and capital R, where capital R is very much greater than small r, such that surface charge densities are equal। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा स्फीयर है और उस बड़े स्फीयर के सेंटर पे एक छोटा स्फीयर है। अब जो छोटा स्फीयर है उसका रेडियस बच्चों स्मॉल आर है और जो बड़ा रेडियस है, उस बड़ा स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है। अब चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो लेट से छोटे स्फीयर पे चार्ज स्मॉल क्यू ले लेते हैं। तो बड़े स्फीयर पे हो जाएगा कैपिटल क्यू, टोटल है उसमें से स्मॉल क्यू माइनस कर देंगे। ये बड़े स्फीयर का चार्ज हो गया। सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि स्मॉल क्यू के फर्स्ट दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि सिग्मा जो है वो दोनों का सेम है, तो छोटे वाले के लिए मैं सिग्मा कितना लिखूंगा? तो छोटे वाले पे चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू अपॉन इसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले की सरफेस पे कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और उसका सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई स्मॉल आर की जगह हम यूज़ करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चों ये यहाँ पे इक्वल है सर। तो यहाँ से स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का वैल्यू भी सिग्मा के टर्म्स में आप निकाल सकते हो। तो स्मॉल क्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और दूसरा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो ये हमने लिख दिया बच्चों। अब एक चीज़ और है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसको अगर मैं 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, और हम इन दोनों को ऐड कर दें 1 + 2, तो बच्चों क्या होगा? स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है? 4 पाई सिग्मा। 4 पाई सिग्मा कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों कि स्मॉल क्यू जो है वो स्मॉल क्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल चार्ज को बेसिकली हमने सिग्मा के टर्म्स में लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों टोटल चार्ज को? तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया 4 पाई सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये टोटल चार्ज का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। चलिए बच्चों आगे मूव करते हैं। हमसे पूछा है बच्चों पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। तो कॉमन सेंटर ये है, इस पे पोटेंशियल क्या होगा? तो कोई भी मेटल बॉडी होती है, मेटल स्फीयर होता है, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर हर पॉइंट पे होता है। तो ये अपने सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अपने अंदर क्रिएट करेगा, मतलब सेंटर पे। ये भी अपने सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अपने अंदर सेंटर पे क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब हम अगर पोटेंशियल लिखें, पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो आएगा V इक्वल टू, तो छोटे वाले स्फीयर का आएगा K स्मॉल क्यू अपॉन इसके सरफेस पे जो होगा वही अंदर होगा। तो सरफेस पे कितना होगा? KQ अपॉन स्मॉल r, और वही इसके अंदर सेंटर पे हो जाएगा। ऐसे ही बाहर वाले के सरफेस पे कितना होगा? K कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, ये सर अपॉन कैपिटल R, ये सरफेस पे होगा और यही अंदर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में ये जो वैल्यूज़ आ गए, तो इसमें से K कॉमन आ सकता है,
पर हम क्यू का वैल्यू डाल देते हैं, स्मॉल क्यू का वैल्यू। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों इसमें, फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे स्मॉल क्यू का वैल्यू और यहाँ डाल देंगे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का वैल्यू सिग्मा के टर्म्स में बच्चों। तो यहाँ सिग्मा के टर्म्स में वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया सिग्मा के टर्म्स में, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, और ये हमने बच्चों कैपिटल क्यू का वैल्यू भी हमने सिग्मा के टर्म्स में डाल दिया। नाउ अब क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, के कॉमन आ रहा है ना, और क्या कॉमन आ रहा है 4 पाई सिग्मा, 4 पाई सिग्मा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है इससे ही एक स्मॉल आर कट जा रहा है, और ये जो कैपिटल आर है इससे एक कैपिटल आर भी कट जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 4k इंटू 4 पाई सिग्मा, k इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने के का वैल्यू डाल दिया, ये के का वैल्यू तो हमने डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू न्यूमरेटर में क्या है बच्चों 4 पाई सिग्मा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ से v का वैल्यू बन रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और सिग्मा का वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, कि यहाँ आंसर हमें कैपिटल क्यू स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म्स में ही लाना है, क्योंकि जो गिवन चीज़ें वो तीन ही है, कैपिटल क्यू स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो हमें सिग्मा को यहाँ से हटाना है, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं यहाँ से। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आएगा बच्चों, सिग्मा होता है यहाँ से सिग्मा कितना आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट भी है तो हम एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 पाई, यहाँ से हमने सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 और एप्सिलॉन नॉट अपने प्लेस पे, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब 1/4 पाई को आप के भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स वाला क्वेश्चन है। यू कैन ट्राई एंड देन सी द सॉल्यूशन। पहले आप ट्राई कर सकते हैं और फिर बच्चों सॉल्यूशन को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले ट्राई करेंगे बच्चे, 2 मिनट के लिए खुद ट्राई कीजिए और फिर बच्चों सॉल्यूशन को देखिए। तो आई होप यू आर ट्राइंग।
सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला बच्चों, 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स ए बी सी। तो पहले 3 कंसेंट्रिक शेल्स बना लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट सेल, this is the second cell, this is the third cell of radius ABC। तो ये सेल A है, ये सेल B है, ये सेल C है। सो इसका जो रेडियस है वो स्मॉल a है, इसका स्मॉल b है, इसका स्मॉल c है। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, और थर्ड वाले पे भी है प्लस सिग्मा। इफ सेल्स A and C are at same potential then obtain the relation between radii ABC। तो पहले तो बच्चों हम क्या करते हैं कि सेल जो A और C जो है उनका हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और फिर हमें उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो चलो हम तीनों सेल्स का ही निकाल लेते हैं। तो चार्जेस, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेल A, सेल B और सेल C। इन पे हम लोग लिख रहे हैं चार्जेस के वैल्यू। तो सेल A पे जो चार्ज है उसको हम QA बोल देते हैं, इसको हम QB बोल देते हैं, इसको हम QC बोल देते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ा है चार्ज जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, चार्ज को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू, सिग्मा होता है Q बाई ए, तो Q इक्वल टू सिग्मा ए फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए पे सिग्मा कितना है, प्लस सिग्मा इंटू इसका एरिया 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर, बी वाले पे माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल बी स्क्वायर, सी वाले पे कितना है प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल सी स्क्वायर। तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू जैसे ही हम एरिया करेंगे हमें चार्जेस के वैल्यूज आ जाएंगे। अब पोटेंशियल्स लिखने हैं बच्चों। तो अगर मुझे मान लो कि सेल ए की सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है, जैसे मान लो सेल ए की सरफेस पे लिखना है, तो ये पॉइंट जो है ये सेल ए की सरफेस है और बी और सी के अंदर है ये पॉइंट। तो सेल ए के लिए तो हम लगा देंगे सरफेस का फॉर्मूला, और जो बाहर वाले जो बी और सी है ना उनके अंदर क्या होगा पोटेंशियल, जो उनकी सरफेस पे होगा। मतलब हम क्या करते हैं सरफेस पोटेंशियल्स को अगर हम लिख लें, जैसे इसकी सरफेस पे ये खुद कितना क्रिएट करेगा, तो ये क्रिएट करेगा कि ये वाला स्फीयर खुद की सरफेस पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अच्छा ऐसे दूसरे वाले का लिख लेंगे कि ये अपनी सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा। ऐसे थर्ड वन का लिख लेंगे कि ये अपनी सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी स्फीयर अपनी सरफेस पे जितना क्रिएट करता है उतना ही अपने अंदर हर पॉइंट पे क्रिएट करता है। तो अगर हम लिखे यहाँ पे, तो ये ए अपनी सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा, तो के क्यू ए अपॉन स्मॉल ए, के क्यू बाई आर होता है, तो के क्यू ए अपॉन स्मॉल ए। अब बी वाला अपनी सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा, तो के क्यू बी अपॉन स्मॉल बी। सी वाला अपनी सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा, तो के क्यू बाई आर, के क्यू सी अपॉन स्मॉल सी। कोई भी स्फीयर अपनी सरफेस पे जितना क्रिएट करता है उतना ही अपने अंदर करता है। तो नाउ पोटेंशियल, अब हम लिख रहे हैं पोटेंशियल, अब हम पोटेंशियल के वैल्यूज लिख रहे हैं बच्चों। तीनों शेल्स के लिए
शेल ए, शेल बी, शेल सी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पोटेंशियल्स के वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल ए के पोटेंशियल को हम वी ए बोल रहे हैं, सेल बी के पोटेंशियल को वी बी बोल रहे हैं, सेल वी को वी सी बोल रहे हैं। तो देखो सेल ए खुद के पहले तो सेल ए के सरफेस पे निकालना है तो खुद की वजह से लिखते हैं, तो वो तो होगा के क्यू ए अपॉन स्मॉल ए। ये तो हम पहले तीनों पे खुद की वजह से लिख लेते हैं। इसकी वजह से खुद पे होगा के क्यू बी अपॉन स्मॉल बी, के क्यू सी अपॉन स्मॉल सी। ये तो खुद की वजह से लिखा हमने, हर एक सेल के खुद की वजह से। अब सेल ए पे मुझे लिखना है सेल बी की वजह से भी, देखो तीनों सेल्स की वजह से लिखना है। तो ये मैंने सेल बी की वजह से लिख लिया, पहले खुद की वजह से लिख लिया, अब मुझे बी की वजह से लिखना है और सी की वजह से लिखना है। ऐसे ही सेल बी पे मैंने खुद की वजह से लिख लिया, या चलो पहले सेल बी पे खुद की वजह से लिख लिया, अब मुझे ए की वजह से भी लिखना है और सी की वजह से लिखना है। फिर सेल सी पे लिखना है मुझे, तो ये मैंने सी की वजह से तो लिख लिया, बट मुझे अब ए और बी की वजह से लिखना है, ऐसे समझो इसको। तो अभी हमने खुद की वजह से लिखा है, बट हमें बाकी अदर्स की वजह से लिखना है। तो सबसे पहले हम सेल बी की वजह से निकाल रहे हैं सेल ए पे, तो ये वाला लिखना है मुझे। तो ये कितना होगा, के इंटू बी की वजह से लिख रहा हूँ तो बी का चार्ज लूँगा क्यू बी, और लिखना कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे लिखना। तो ये बी के अंदर है, बी खुद के अंदर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, जितना खुद की सरफेस पे करेगा। तो के क्यू बी अपॉन बी की सरफेस पे कितना होगा, स्मॉल बी, वही बी कहाँ क्रिएट करेगा, बी अपनी सरफेस पे जितना करेगा उतना ही अपने अंदर क्रिएट करेगा। सिमिलरली वही सी के साथ होगा, सी सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा के क्यू सी अपॉन स्मॉल सी। तो सी अपनी सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अपने अंदर हर पॉइंट पे क्रिएट करेगा। तो पहले अगर सेल ए की बात कर लें, यहाँ पे सेल ए का पोटेंशियल ही लिख लें। देखो बच्चों एक बार वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, इसको वापस से हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, और हम क्यू को डायरेक्टली सिग्मा के टर्म्स में लिख लेंगे। तो इसको साथ लेके चलते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी। तो सबसे पहले सेल ए का लिख रहे हैं बच्चों, वी ए। तो सेल ए के सरफेस पे खुद की वजह से कितना होगा, के क्यू ए कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ये हो गया के क्यू ए अपॉन खुद का रेडियस। ये तो हुआ सेल ए के सरफेस पे खुद की वजह से। अब मैं किसकी वजह से लिखूंगा, दूसरे वाले बी की वजह से। अब बी की वजह से क्या होगा, बी अपने सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अंदर क्रिएट करेगा, यही वैल्यू सेम। तो के क्यू बी अपॉन स्मॉल बी, के क्यू बी कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल बी। फिर सी की वजह से, तो सी अपनी सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अपने अंदर क्रिएट करेगा, तो उसका वजह से कितना होगा, के प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, ये हो गया के क्यू सी अपॉन स्मॉल सी। तो एक्चुअल में ये जो स्फीयर है ये दोनों के अंदर है, तो इस स्फीयर पे खुद का तो निकाल ही लेंगे, बाकी दोनों की वजह से कितना निकालेंगे, जो दोनों अपने अपने सरफेस पे क्रिएट करेंगे वही अपने अंदर क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में ये पोटेंशियल ऑफ ए आ जाएगा, कितना आएगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक ए से एक ए कट रहा है, एक बी से एक बी कट रहा है, और एक सी से बच्चों एक सी कट रहा है।
तो यहाँ से हमारे पास में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो के को अपन 1/4πε0 लिख सकते हैं। चलो बाद में लिख लेंगे। के को हमने लिखा, चलो के कॉमन ले लिया, सिग्मा कॉमन ले लिया, 4π कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में यहाँ ए बचा, यहाँ बच्चों माइनस का बी बचा और यहाँ प्लस का सी बचा। अब के को अगर आप 1/4πε0 लिख दो तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 4π इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ए के सरफेस पे, तो ए के सरफेस पे जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ गया, वी ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ये आ गया ए माइनस बी प्लस सी। ये हमारे पास में ए के सरफेस पे आ गया। और हम ध्यान रख सकते हैं कि के इंटू 4π सिग्मा का जो वैल्यू है, के इंटू 4π सिग्मा का वैल्यू एक तरीके से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है। अब फिर से एक बात वापस समझ ले बच्चों, हमने कहाँ निकाला है ये हमने निकाला है ए की सरफेस ए सेल पे। तो खुद के कारण तो हमने क्या किया, के क्यू बाई आर लगा दिया, और फिर इन दोनों के कारण कितना किया, तो ये जो अपनी सरफेस पे क्रिएट करेगा ना वही अंदर वाले पॉइंट पे करेगा। ऐसे ये भी अपनी सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा वही अंदर वाले पॉइंट पे करेगा। तो इसलिए इस तरह से हमने ये वाला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। अब शेल बी का लिखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, शेल बी जो है इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा, शेल बी पे जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, तो बी का तो सरफेस पे हो गया तो बी के सरफेस वाला लिख देंगे, और ए के ये अंदर हो गया तो सॉरी बी के तो सरफेस पे हो गया तो सरफेस वाला लिख देंगे। सी के ये अंदर हो गया तो सी अपने सरफेस पे जितना बना रहा है उतना ही अंदर बनाएगा। लेकिन अब बस एक चेंज आ गया है कि ये पॉइंट ए वाले के तो बाहर चला गया, तो ए वाले के लिए फिर हमें रेडियस ये लेनी पड़ेगी। ए की वजह से जब निकालना पड़ेगा तो ये रेडियस लेनी पड़ेगी, कितनी, चार्ज तो ए का लेना पड़ेगा पर रेडियस सेंटर से डिस्टेंस, ए के सेंटर से इस सेल के सरफेस की डिस्टेंस जो है वो रेडियस लेनी पड़ेगी बी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो सेल बी के सरफेस पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस भी कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जब हम ये चीज़ लिख रहे हैं तो सभी में आ रहा है के इंटू 4π सिग्मा, ठीक है, के इंटू 4π सिग्मा एट हमारा। चलो फिर भी वी डू स्टेप बाय स्टेप। सो वी भी अब मुझे लिखना है। तो सबसे पहले मैं शेल इसकी वजह से लिख रहा हूँ, किसकी वजह से, इस सेल ए की वजह से। ए की वजह से कितना होगा, तो इसके ऊपर प्लस सिग्मा डेंसिटी है तो चार्ज है क्यू ए, लेकिन लिख कहाँ रहा हूँ, बी के सरफेस पे। तो डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, ए के सेंटर से बी के सरफेस तक का, जो कि बी का रेडियस होगा स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब की बार देखो यही चीज़ अब आपको दिक्कत कर सकती है, जो रेडियस वाली जो चीज़ है यहाँ पे। मैं अगर ए की वजह से लिख रहा हूँ तो यहाँ ए का चार्ज आएगा, यहाँ बी का चार्ज आएगा, यहाँ सी का चार्ज आएगा। अब रेडियस क्या आएगी, तो बी वाले में तो बी की रेडियस आ जाएगी और सी वाले में सी की आ जाएगी, क्योंकि सी सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना अंदर करेगा। अब ए वाले में रेडियस कितनी आएगी, तो ये पॉइंट अब ए के बाहर चला गया है, तो ए के बाहर चला गया है तो जितना सेंटर से दूर है उतना लेंगे, और सेंटर से कितना दूर है, बी के रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे बी आएगा, ये डिफरेंस ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे के एज इट इज आ जाएगा, तो हम बस वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, यही वैल्यूज हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली समझ पाएंगे फटाफट से। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब देखो तो फ़र्क क्या आया बच्चों, डिफरेंस क्या आया वो देखते हैं। तो जब मैं बी पे लिख रहा हूँ, अब मैं बी वाले पे लिख रहा हूँ, तो ये वी बी लिख रहा हूँ मैं। तो पहले बात तो फर्स्ट वाले के सेंटर से स्मॉल बी डिस्टेंस पे, तो यहाँ स्मॉल बी आ जाएगा। अगर स्मॉल बी आ जाएगा तो फिर इस ए से कटेगा नहीं, तो ये आ गया। बाकी दोनों के केस में तो सेम ही रहेगा बच्चों। तो देखो कितना इजीली हो गया। अब
तो ये वी बी भी हमने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब की बार क्या होगा बच्चों, यहाँ से k इंटू 4 पाई सिग्मा, k इंटू 4 पाई सिग्मा तो क्या होता है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखें, k इंटू 4 पाई सिग्मा दैट इज बेसिकली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यहाँ बचेगा बच्चों ए स्क्वायर बाई बी, और ये माइनस साइन यहाँ आएगा, एक बी कट जाएगा तो माइनस का बी बचेगा, सॉरी, और एक ये सी से ये सी कट जाएगा, तो ये सी से सी कट जाएगा तो प्लस का सी बचेगा। अब सेल सी पे आ जाइए। अब सेल सी पे लिखना है तो देखो क्या होगा। अब सेल सी पे जो पॉइंट होगा ना, ये वो ए के बाहर है तो ए से डिस्टेंस ये लेंगे सी, बी के भी बाहर है तो बी के सेंटर से भी डिस्टेंस हो जाएगी सी, और सी के सरफेस पर है तो उससे सी से तो सी होगी। तो अब ए और बी के लिए ये आउटसाइड का काम कर रहा है। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सी का पोटेंशियल यहाँ पे मैं लिखूंगा तो उसमें क्या आएगा, देखो तो ये इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ बच्चों, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ। तो इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस लूंगा ए के सेंटर से, बी के सेंटर से, सी के सेंटर से। तो ए के सेंटर से भी सी, तीनों का सेंटर तो एक ही जगह है ना, तो तीनों के सेंटर से डिस्टेंस सी आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये आउटसाइड पॉइंट है दोनों के लिए, तो ये डिस्टेंस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा न्यूमरेटर में, तो के क्यू ए, के क्यू बी, के क्यू सी, तो उसका वैल्यू तो बच्चों यही आ जाना। तो अल्टीमेटली यही इसी इक्वेशन से वापस फिर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ अब की बार, ये ए और बी के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो आउटसाइड हो गया तो ए के सेंटर से भी स्मॉल सी डिस्टेंस हो गया और बी के सेंटर से भी स्मॉल सी डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पे ये कटने वाला है नहीं और सी वाला टर्म ही कटेगा। तो आप इजीली देख पा रहे हैं, जब हमने सी के सरफेस पे लिखा तो हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से हम पोटेंशियल्स लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लिख देंगे, के इंटू 4 पाई, के इंटू 4 पाई सिग्मा को तो लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ आ गया बच्चों ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, ये आ गया। बच्चों वापस से ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात बच्चों, तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, उसकी रेडियस ए है, इसकी बी है, इसकी सी है। तो प्लस सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इसका सरफेस एरिया किया तो ए का चार्ज आ गया, बी के सरफेस एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी किया तो बी का चार्ज आ गया, सी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया करेंगे 4 पाई सी स्क्वायर, सी इसका रेडियस है तो ये चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल लिखने में क्या होता है, ये कोई भी स्फीयर होता है उसके कारण सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, मान लो इसका रेडियस आर है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बाहर भी है, तो सरफेस पे कितना होता है, इस पे ऊपर चार्ज क्यू है, तो सरफेस पे होता है के क्यू बाई आर, और यही अंदर होता है सारे पॉइंट पे। लेकिन बार वाले पे लिखना होता है तो के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर लेनी पड़ेगी। तो आउटसाइड के लिए तो क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, और इनसाइड के लिए तो वही लिखते हैं जो सरफेस पे होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब हमें यहाँ फर्स्ट वाला ए के ऊपर लिखना था, तो ए के ऊपर ए की सरफेस पे जब लिखना था तो ये हमने किसकी वजह से लिखा, ए की वजह से लिख दिया क्योंकि ए के सरफेस पे पॉइंट है। लेकिन बी की और सी की वजह से कितना लिखा, जितना वो अपने सरफेस पे क्रिएट करते हैं उतना ही अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अब ए तो बी और सी के अंदर है, तो बी और सी अपने सरफेसेस पे जितना क्रिएट करेंगे उतना ही अंदर क्रिएट करेंगे। तो ये हमने लिख दिया के क्यू
के क्यू ए बाई ए, के क्यू बी बाई बी, के क्यू सी बाई सी, और क्यू ए क्यू बी क्यू सी का वैल्यू ये सिग्मा के टर्म्स में डाल दिया। फिर के इंटू के सिग्मा 4 पाई को कॉमन ले लिया और फिर के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के ये कट गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जब बी पे लिखने की बात आई ना बच्चों, तो क्या चीज़ हुई कि बी पे लिखने की जब बात आई तो बी पे जो पॉइंट है वो ए के बाहर हो गया। तो इस बी पे जब मेरे को पोटेंशियल लिखना है तो ए के बाहर है, तो ए के सेंटर से डिस्टेंस लूँगा। देखो बी के सरफेस पे लिखना है तो बी के सेंटर से लूँगा और ए के भी सेंटर से लूँगा। तो ए और बी दोनों के केस में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। और सी के तो ये अंदर है, तो सी तो अपने सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अंदर क्रिएट करेगा। और जब मुझे सी पे लिखने की बात आई तो सी का तो मैंने सरफेस लगा दिया, सी का तो मैंने सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये ए और बी दोनों के ही बाहर है, तो ए के सेंटर से भी इसका डिस्टेंस लूँगा सी का, और बी के सेंटर से भी लूँगा, तो दोनों से ही डिस्टेंस सी होगा। तो इस बार ये सी आ गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी स्फीयर की वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से जब पोटेंशियल लिखते हैं तो वो शेल के सरफेस पे जो होता है वही अंदर वो क्रिएट करता है, वही अंदर क्रिएट करता है। तो अगर मुझे सरफेस या अंदर लिखना है तो मैं उसकी रेडियस को ले लूँगा, लेकिन मुझे बाहर लिखना है तो फिर मैं सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लूँगा। कोई भी सेल है बच्चों, अगर उसका रेडियस आर है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो मुझे इस सरफेस पे लिखना है या अंदर किसी पॉइंट पे लिखना है, किसी पॉइंट पे, तो मैं ले लूँगा के क्यू बाई सरफेस वाला ही लूँगा। लेकिन बाहर लिखना है तो फिर मैं के क्यू और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लूँगा बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे तो फिर ये इसमें गलती नहीं होगी, आराम आराम से लिखें। अब इन्होंने बोला ए और सी का पोटेंशियल सेम है, गिवन है ये कंडीशन, क्या गिवन है, वी ए इक्वल टू वी सी गिवन है। तो ए का पोटेंशियल और सी का इक्वल कर देते हैं, तो ये ए का है, यहाँ से पिक करते हैं, ये ए का पोटेंशियल है और ये सी का है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया बच्चों, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट कट गया। अब यहाँ पे क्या आया बच्चों, ए माइनस बी प्लस सी। अब ये जो इधर जो सी है ना, इसको भी इधर ले आओ माइनस सी, और उधर क्या करो, सी एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सी से सी कट गया, तो ये आ गया ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन सी। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये आ गया बच्चों कि ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये हमें ए बी सी में रिलेशन बताना था, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया ए प्लस बी इक्वल टू सी आ गया बच्चों हमारे पास। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार खुद ट्राई करें, नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन को देखें। आपको मेनली शेल की वजह से पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब शेल रेडियस, वही अंदर होता है, और बाहर जब लिखना होता है तो के क्यू बाई सेंटर से बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस लेना होता है, जिसको जनरली मैं स्मॉल आर बोलता हूँ। तो बस अगर आपने ये सीख लिया कि ये शेल है, किसी भी शेल की वजह से मुझे लिखना है इसका रेडियस कैपिटल आर है और मुझे बाहर वाला पॉइंट स्मॉल आर पे है, तो सेल पे चार्ज क्यू है, तो जब आप सरफेस पे लिखेंगे या अंदर लिखेंगे तब तो आप कैपिटल आर को लेंगे, और बाहर वाले पॉइंट पे लिखेंगे तो स्मॉल आर को लेंगे। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो सेल पुट, इसमें जनरली गलती कर देते हैं बच्चे। ये मेटल वाला कंसेप्ट ध्यान रखें, जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लेट से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ एंड ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज। देखो इसमें क्या है, पहले एंड ड्रॉप्स बना लेते हैं सेम साइज की।
मान लो ये ड्रॉप है और इसका रेडियस स्मॉल आर है और इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ड्रॉप्स हैं। ऐसी बच्चों बहुत सारी ड्रॉप्स हैं। ये एंड ड्रॉप्स है बच्चों, और ये सारी मिलकर के एक बिगर ड्रॉप फॉर्मेशन कर लेती है जिसका रेडियस लेट से कैपिटल आर है। तो इन्होंने बोला है कि ये सब मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। हाउ विल द फॉलोइंग वेरी विद रेस्पेक्ट टू स्मॉलर ड्रॉप? टोटल चार्ज, तो इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू मान लेते हैं और एक छोटी ड्रॉप पे स्मॉल क्यू है। तो बाई चार्ज कंजर्वेशन, तो पहला फर्स्ट का आंसर होगा बाई चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज तो डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है। बाई चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन से जो इनिशियल चार्ज होगा, जैसे एक ड्रॉप पे क्यू है तो एन ड्रॉप पे हो जाएगा एन टाइम्स क्यू इक्वल टू चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैपिटल क्यू इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल क्यू। स्मॉल, व्हाट इज स्मॉल क्यू? स्मॉल क्यू क्या है? चार्ज ऑन सिंगल ड्रॉप। सिंगल small drop. And what is capital Q? This is charge on bigger drop. ये हो गया सेकेंड पॉइंट। हमसे पूछा है पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, स्मॉल छोटी ड्रॉप के रेस्पेक्ट में बताना है। तो छोटी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा स्मॉल वी लिख देते हैं, दैट इज के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। और बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल वी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना है? के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल है। तो बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसको तो हम लिख सकते हैं के स्मॉल क्यू हो गया एन टाइम्स कैपिटल क्यू हो गया एन टाइम्स स्मॉल क्यू। किसी एक ड्रॉप का जो चार्ज है उसका एन टाइम्स कर देंगे। अब मुझे कैपिटल आर भी चाहिए, तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। हमें पता है कि बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो सारी छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम का सम होगा। तो बिगर ड्रॉप स्फेरिकल ड्रॉप है तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एनी वन स्मॉलर ड्रॉप 4/3 पाई स्मॉलर आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया। तो कैपिटल आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया? एन टाइम्स कैपिटल आर क्यूब हमारे पास आ गया एन टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, और कैपिटल आर कितना आ गया? एन रेस टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर रेस क्यूब रेस टू पावर 1/3। तो यहाँ तो ये कट ही रहा है पावर, और एन पे 1/3 रह जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कैपिटल आर इक्वल्स टू एन रेस टू पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस कैपिटल आर के प्लेस पे एन रेस टू पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आया? एन रेस टू पावर 1 माइनस 1/3 इंटू के क्यू अपॉन स्मॉल आर।
और ये 2/3 हो जाएगा, तो कैपिटल V इक्वल टू n⁻² 2/3 और ये हो गया स्मॉल v। तो कैपिटल V क्या है बच्चों? पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। और स्मॉल v क्या है? पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो स्मॉलर ड्रॉप्स के पोटेंशियल से n⁻² टाइम्स होगा बच्चों। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं बच्चों। A small sphere of radius r1 and charge q1 enclosed by a shell of radius r2 and charge q2। तो फिर से एक शेल है, उसके अंदर दूसरा शेल है। अब बच्चों ये अंदर वाला सॉलिड होलो दोनों हो सकता है, क्योंकि बाहर वाला तो होलो होगा तभी उसके अंदर दूसरा ये छोटा वाला रखा जाएगा, पर अंदर वाला आपका मे बी सॉलिड मे बी होलो। और वैसे भी मेटल का है तो बच्चों चार्ज तो सरफेस पे आएगा, तो होलो हो या सॉलिड हो में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये कह रहा है कि जो अंदर वाला उसका रेडियस इन्होंने हमें दे दिया है स्मॉल r1 और बाहर वाले का जो रेडियस इन्होंने दे दिया है स्मॉल r2। अंदर वाले पे चार्ज हमें दे दिया है स्मॉल q1 और बाहर वाले पे चार्ज है स्मॉल q2। अब ये कह रहे हैं कि शो दैट इफ़ q1 इज़ पॉजिटिव, ये शो कर रहे हैं इफ़ q1 इज़ पॉजिटिव चार्ज विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू सेल। इन्होंने इसको बोल दिया है स्फीयर और इसको बोल दिया है शेल। तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ हमें ये बताना है इफ़ q1 पॉजिटिव अगर है, q1 पॉजिटिव है तो अगर हम किसी भी वायर से इनको कनेक्ट कर दें तो चार्ज का फ्लो अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ ही जाएगा, अगर q1 पॉजिटिव है तो देखो बच्चों q1 पॉजिटिव और वो बाहर जा रहा है। ये बोल रहे हैं इफ़ q1 पॉजिटिव if q1 is positive then it will flow sphere to shell। अब बच्चों हमने पढ़ा है इट मीन्स हमने पढ़ा वी नो दैट positive charge flows from high potential to लो पोटेंशियल। हमने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई से लो होता है। सो वी विल प्रूव, क्या प्रूव करने वाले हैं हम? वी विल प्रूव इफ q1 इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल ऑफ स्फीयर will be greater than potential of cell, or you can say potential of sphere minus potential of cell will be positive। क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमें ये प्रूव करना है कि स्फीयर का पोटेंशियल सेल से ज़्यादा होगा या स्फीयर के पोटेंशियल में से सेल के पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें एक काम करना है कि पहले हमें निकालना है किसका पोटेंशियल? स्फीयर का, और फिर निकालना है शेल का। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर निकालना है पहले, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर।
तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर निकालना है। तो देखो स्फीयर जो है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालने का मतलब है स्फीयर का पोटेंशियल निकालना। तो स्फीयर खुद की सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही उसके हर पॉइंट पे होगा। तो खुद की वजह से लिखते हैं पहले। तो खुद की वजह से कितना होता है सरफेस पे के Q1 अपॉन R1। अब इस बार वाले शेल की वजह से कितना होगा, तो कोई भी जो ये जो पॉइंट है स्फीयर जो है वो शेल के अंदर है, और कोई भी शेल क्या करता है खुद के सरफेस पे जितना पोटेंशियल क्रिएट करता है उतना ही अंदर भी करता है। तो सेल अपने सरफेस पे कितना क्रिएट करेगा के Q2/R2, और वही अपने अंदर भी करेगा, मतलब छोटे वाले के ऊपर भी करेगा। तो ये वाला हमने किसकी वजह से लिखा, ये हमने लिखा ड्यू टू Q1 मतलब स्फीयर। अब जो जो शेल है वो खुद की सरफेस पे कितना करेगा के Q2/R2, और वो जितना खुद की सरफेस पे करेगा उतना ही अपने अंदर मतलब स्फीयर पे भी करेगा। तो ये हो गया ड्यू टू Q2। देखो कोई भी स्फीयर खुद की सरफेस पे जितना क्रिएट करता है उतना ही अंदर क्रिएट करता है। तो अगर इनर स्फीयर पे निकाल रहे हैं तो ये जो पॉइंट है इस पे Q1 की वजह से क्या होगा, तो ये Q1 के लिए तो सरफेस पर है और Q2 वाले के लिए ये अंदर है। तो Q1 वाले के लिए सरफेस का फॉर्मूला लगा देंगे और अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। अब हमें आउटर स्फीयर की सरफेस पे भी निकालना है। तो आउटर स्फीयर की सरफेस पे खुद का तो वही होगा, पोटेंशियल ऑफ शेल भी निकालना है। पोटेंशियल ऑफ शेल, तो अब मुझे शेल का निकालना है। तो ये जो पॉइंट है शेल पे जो पॉइंट है वो इस स्फीयर से Q1 से कितनी दूर है, तो Q1 मतलब सेंटर से लेंगे तो R2 डिस्टेंस पर है। तो Q1 से इसका जो डिस्टेंस है के Q1 अपॉन R2। अच्छा Q2 की वजह से कितना होगा, तो खुद के सरफेस पे निकालना है, मतलब Q2 के तो सरफेस पे ही है ना ये पॉइंट, तो सरफेस पे होगा के Q2 अपॉन खुद का रेडियस R2। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने मार्क किए हैं। तो ये फर्स्ट वाले के सरफेस पे है, इसलिए फर्स्ट वाले के लिए सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया KQ/R। और सेकंड वाले के अंदर आ रहा है तो सेकंड वाला अपने सरफेस पे जितना क्रिएट करेगा उतना ही अंदर क्रिएट करेगा। तो खुद की वजह से निकाल लिया और बाहर वाले शेल की वजह से निकाल लिया। अब शेल के ऊपर निकालना है पोटेंशियल R2 डिस्टेंस पे। तो शेल के तो सरफेस पर है तो KQ2/R2 हो गया, और जो छोटा वाला स्फीयर उसके बाहर है ये पॉइंट, तो बाहर वाले के लिए सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। ये ध्यान रखें, आई होप पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया है। तो अब ये कंसेप्ट आपको धीरे धीरे बिल्कुल सेट हो गया हो दिमाग में कि कोई भी स्फीयरिकल शेल है बच्चों, फिर बता रहा हूँ, उसकी सरफेस पे लिखना है तो KQ तो हो गया उसका चार्ज। सरफेस पे लिखना, मान लो उसका रेडियस R है, सरफेस पे लिखना है तो उसका रेडियस ले लो। अंदर किसी भी पॉइंट पे लिखना है तो यही होगा जो सरफेस पे होगा, लेकिन बाहर किसी पॉइंट पे लिखना है तो फिर आपको उसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा KQ, और सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r। तो सरफेस पे लिखना और अंदर लिखना एक ही बात है। किसी भी स्फीयरिकल शेल की वजह से सरफेस पे लिखो या उसके अंदर पॉइंट पे लिखो एक ही बात है, उसका खुद का रेडियस आएगा। लेकिन अगर उस शेल की वजह से बाहर लिखना है तो फिर उसका रेडियस नहीं आएगा, सेंटर से डिस्टेंस आएगा। चलो अब हम मुझे इसको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक तरीके से ये प्रूव करना था, तो नाउ अब हम क्या करते हैं, स्फीयर के पोटेंशियल जो है उसमें से माइनस कर देते हैं शेल के पोटेंशियल को। तो जब आप माइनस करेंगे ना तो ये वाला टर्म कटेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखें। ये जो KQ/R2 है और KQ/R2 ये वाला टर्म कटेगा जब आप इसको माइनस करेंगे। चलो हम लिख देते हैं, ये देखो हमने लिख दिया यहाँ पे, किसका वजह से लिखा हमने ये, चलो इसका भी लिख देते हैं। माइनस कर देते हैं।
ये टर्म्स कट गए, KQ1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों 1/R1 KQ1 1/R1 माइनस 1/R2। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ से, एक टर्म तो ये है, मतलब एक एक्सप्रेशन तो ये है, एक यहाँ पे ये Q1 लिखा हुआ वेरिएबल, एक K लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पे कि K जो है ना ये तो पॉजिटिव होगा, K क्या होगा, पॉजिटिव होता है 9 × 10⁹। अब दूसरा क्या दिख रहा है आपको 1/R1 माइनस 1/R2। एक बार इसके लिए देखते हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, R1 छोटा है R2 से, जैसे कि 2 छोटा होता है 4 से, तो 1/R1 बड़ा हो जाएगा 1/R2 से, जैसे कि 1/2 बड़ा हो जाता है 1/4 से। तो 1/R1 में से 1/R2 को माइनस करे इधर लाके, तो ये आएगा ग्रेटर देन 0। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और यू कैन से पॉजिटिव आएगा। 1/2 में से 1/4 को माइनस करो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। तो अगर ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई में तीसरा बच गया बस ये, तो बस इसका गेम बच गया। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। कौन, V स्फीयर माइनस V शेल, ये पूरा ही ग्रेटर देन 0, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव हो जाएगा। तो V स्फीयर ग्रेटर देन हो जाएगा V शेल से, और ये हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, और शेल किस पे आ जाएगा, लो पोटेंशियल पे। और पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, हाई से लो, तो वो हमेशा शेल से, अंदर वाले स्फीयर से शेल पे ही जाएगा। तो स्फीयर से हमेशा से, तो ये सारा गेम इसी के ऊपर है। इफ़ Q1 इज़ पॉजिटिव, अगर Q1 पॉजिटिव जाए तभी ये सब होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो फिर ये नेगेटिव हो जाता। तो इफ़ Q1 इज़ पॉजिटिव, अगर ये हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इफ़, अगर ऐसा हो जाता है तो ये आगे का सारा गेम हो जाएगा। तो फिर चाहे बाहर वाले पे कितना भी चार्ज हो, अंदर वाले का चार्ज बाहर वाले की तरफ जाएगा। इस पर अगर 100 कूलाम होगा ना प्लस का, और इस पर प्लस का 1 कूलाम भी होगा, बहुत कम या माइक्रो में भी होगा, तो भी अंदर से बाहर ही जाएगा। तो चार्ज इनर से आउटर ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, और इसी के बेसिस पे एक डिवाइस बनती है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि अब बोर्ड के सिलेबस में से उस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को हटा रखा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी। तो एक स्फीयर बना लिया पहला, दूसरा एक और बना लेते हैं। एक का रेडियाई ए बोला है और दूसरे का रेडियस बच्चों अपने को बी बोला है। आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, तो इन्होंने कनेक्ट भी कर दिया है एक वायर के थ्रू। तो एक वायर के थ्रू ये कनेक्टेड भी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेज ऑफ द 2 स्फीयर्स। तो मैं मान लेता हूँ कि इस स्फीयर पे जो चार्ज है Q1 है, और इस पे चार्ज होगा Q2। बट चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, तो अगर इसका V1 है, इसका V1 है, इसका V2 है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके सरफेस पे E2 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है। तो और कुछ इक्वल हो ना हो, एक चीज़ इक्वल होगी, वो है पोटेंशियल। इन्होंने बोला यूज दिस
द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपने को, और ये भी बोला है कि यूज़ द रिजल्ट टू ऑब्टेन द एंड एक्सप्लेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन शार्प एंड पॉइंट एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। शार्प जहाँ होता है, पॉइंट एंड्स, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे ये शार्प एजेज होते हैं, जहाँ पे ऐसे, वहाँ सिग्मा ज़्यादा होता है, और जहाँ फ्लैटिश पार्ट होता है वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, चार्ज दूर दूर होता है, पास पास इकट्ठा नहीं होता। तो ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैं कहूँगा बोथ स्फीयर्स आर connected by a wire, so they will be at सेम पोटेंशियल। किस पे होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो V1 और V2 बच्चों बराबर होगा। तो V1 कितना है? K Q1 बाई A इक्वल टू V2 कितना है? K Q2 बाई B। तो अब K से K कट गया, तो Q1 बाई Q2 का वैल्यू आ गया A बाई B। तो चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो में ही होगा, Q1 बाई Q2 इक्वल टू A बाई B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी इन्होंने पूछा है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो E1 तो वो हो जाएगा K Q1 बाई A स्क्वायर, E2 K Q2 बाई B स्क्वायर। E1 हो गया K Q1 बाई A स्क्वायर, E2 हो गया K Q2 बाई, तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो E1 बाई E2 तो ये हो जाएगा K Q1 बाई A स्क्वायर प्लस K Q2 बाई, डिवाइड आप करेंगे तो ये आएगा Q1 बाई Q2 और B स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा B बाई A का होल स्क्वायर, या B स्क्वायर बाई A स्क्वायर आ जाएगा। अब Q1 बाई Q2 है A अपॉन B, तो A अपॉन B इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये B से ये कट जाएगा, तो ये आ गया B अपॉन A। तो दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया E1 बाई E2 इक्वल टू B अपॉन A। ये हमने निकाल दिया। तो हमसे क्या बोला क्वेश्चन में? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेज ऑफ टू स्फीयर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी देख लेते हैं, सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियल को हमने इक्वल कर दिया, फील्ड्स का रेशियो भी हमने निकाल लिया। इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो E1 बाई E2 वाला रेशियो भी हमारे पास आ गया। अब जो तीसरी चीज़ है, पोटेंशियल आ गया, फील्ड आ गया। अब तीसरा इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे तो E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जो E का रेशियो होगा वही सिग्मा का रेशियो होगा, पर फिर भी चलो हम निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 होगा Q1
अपॉन 4πa²। और बच्चों सिग्मा 2 हो जाएगा Q2 अपॉन 4πb²। तो ये आ जाएगा Q1/Q2 इंटू b²/a²। तो ये हो जाएगा Q1/Q2 इज a/b इंटू b²/a²। तो ये अल्टीमेटली b/a आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा 1/σ2 आ गया b/a। तो सिग्मा 1 क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं छोटा स्क्वायर ले रहा हूँ तो सिग्मा 1 क्या है, स्मॉल रेडियस वाला स्फीयर। सिग्मा लार्ज, सिग्मा 2 क्या है, जिसका रेडियस लार्ज स्फीयर है। तो बी क्या है, बी है लार्ज, और ए क्या है, स्मॉल रेडियाई, स्मॉल लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि सिग्मा स्मॉल वाले पे ऊपर लार्ज आ रहा है और लार्ज वाले पे स्मॉल आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ जाती है कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप कोई भी कंडक्टर हम बनाते हैं, जैसे ये कंडक्टर मैंने ये ऐसे बनाया, फिर यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे शार्प कर दिया, फिर ऐसे शार्प, इधर और शार्प कर दिया, ऐसे करते करते इधर शार्प, ऐसे फ्लैटिस कर दिया यहाँ पे। अब अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे देखते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप एक छोटा सा, इस पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, तो यहाँ एक छोटा सा स्फीयर बनाऊंगा जो यहाँ फिट हो जाएगा, जो इस पॉइंट पे फिट हो जाए। अब जैसे यहाँ पे मुझे एक स्फीयर बनाना पड़ेगा जो इस पॉइंट पे फिट हो जाए। और छोटा बनेगा यहाँ। ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी अगर इस पॉइंट पे बात करनी है तो एक ऐसा स्फीयर बनाना पड़ेगा जो इस पॉइंट पे फिट हो जाए, और यहाँ स्फीयर बनेगा लार्ज जो इस पॉइंट को कवर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप रेडियस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आर। यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो छोटा है, ये इतना सही है। यहाँ पे तो और ही छोटा है। तो जहाँ शार्प एजेज होते हैं वहाँ रेडियस छोटा होता है। तो जो शार्प एजेज पे रेडियस छोटा होता है तो वहाँ चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होता है। यहाँ तो और ही ज़्यादा होगा। और फ्लैट एरिया पे रेडियस बड़ा होता है तो वहाँ चार्ज कम इकट्ठा होता है, ऐसे दूर दूर इकट्ठा होता है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया बच्चों। कहाँ अटक गया यार, ओके। नाउ देर आर सम बोर्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ बोर्ड क्वेश्चंस है बच्चों, जिनको भी हम फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले करे हुए हैं, तो ये फटाफट हो जाएंगे। 2 point charges Q1 and Q2 are kept at r distance apart in a uniform electric field E. Find the amount of work done in assembling this system. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ तो फटाफट समझते चलेंगे। फिर बोर्ड के आंसर्स भी यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हुए हैं ताकि आप पता लगा सकें कि हम सही कर रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो उस चीज़ का भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, और कहाँ पे कैसे मार्क्स मिलते हैं। मेनली हम वो एनालिसिस करना चाहते हैं
कि किस जगह पे मार्क्स किस तरह से मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। इवन दो दे आर रिपीटिंग, हो सकता है ये रिपीट हो रहे हैं वो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं अपन। क्या बना दिया हमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़रा ध्यान से देखें इधर। जैसे बच्चों ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फील्ड की वजह से मान लो V1 है, और ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो V2 है। ये तो है फील्ड की वजह से। तो हमें क्या करना है कि Q1 Q2 को यहाँ ला के रखना है, बीच में डिस्टेंस है ये R। तो Q1 जो है और Q2 जो है बच्चों, वो आपस में भी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और यहाँ इन पॉइंट से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये Q1 और ये Q2, ये यहाँ से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो पहले Q1 को लेके आते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। तो Q1 को यहाँ पे लेके आते हैं, तो Q1 को मैं यहाँ ला के रखूँगा। तो वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप, जो मुझे फर्स्ट स्टेप में वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मैं Q1 को ला रहा हूँ, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V1 माइनस इनिशियल इनफाइनाइट से ला रहा हूँ, तो 0। अब ये Q1 यहाँ आ गया ना, तो यहाँ फील्ड की वजह से तो पोटेंशियल V2 था ही। ये किसकी वजह से था? ड्यू टू फील्ड। लेकिन ये Q1 आ गया तो यहाँ एक और पोटेंशियल हो जाएगा K Q1/R। तो यहाँ टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V2 प्लस K Q1/R। अब मैं Q2 को यहाँ ला के रखूँगा, तो उसमें होगा W2 वर्क। फाइनल पॉइंट किसको ला रहा हूँ? Q2 को। जहाँ पे ला रहा हूँ उसका पोटेंशियल कितना है? V2, ठीक है। प्लस अब Q1 भी तो आ गया यहाँ पे, तो उसकी वजह से होगा K Q1/R। माइनस कहाँ से ला रहा हूँ? इन्फिनिटी का 0। तो यहाँ पे अगर आप टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में Q1 V1, सेकंड में आएगा Q2 V2 प्लस K Q1 Q2/R। अगर बच्चों ये फील्ड नहीं होता तो सिर्फ यही आंसर होता। पोटेंशियल जी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होती है बच्चों, ये पहले भी हमने देखा है। तो ये वाला जो टर्म जनरेट हो रहे हैं, ये जो Q1 Q2 वो फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बन रहा है वो बन रहा है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 विथ ईच अदर। जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये टर्म बन रहा है। तो ये तो हुआ बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। नेक्स्ट आपको बोला है अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज कैप्ट इन अ रीजन एज शोन इन फिगर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट एंड द पोटेंशियल इज गिवन बाय V इक्वल टू, आपको पोटेंशियल दे दिया है बच्चों 10x + 5। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करने से पोटेंशियल आता है। तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि ये जो V है वो वेरिएबल है, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें बच्चों कि ये जो V है पोटेंशियल, ये वेरिएबल है, मतलब डिपेंड ऑन x, ये x पे डिपेंड करता है V। अब बच्चों डायरेक्टली अगर V से E चाहिए होता, अगर V कांस्टेंट होता है, V यूनिफॉर्म मतलब इसमें अगर V पोटेंशियल है यहाँ पे, और V से अगर आपको E चाहिए होता है, तो जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन करते हैं E का x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे V आ जाता है। तो V का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो E आएगा, लेकिन V x पे डिपेंड कर रहा है तो E x पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E, वो होता है नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E dx होता है।
तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स और माइनस इधर आ जाएगा। तो E का जो फॉर्मूला वो आपको याद रखना है। हालांकि इससे x कंपोनेंट ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि पोटेंशियल आपका x पे डिपेंड कर रहा है। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कई बार मैं इस तरह से भी लिखता हूँ EX। तो ये होता है बच्चों माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप। अब ये यहाँ पे v अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। अगर v y पे करता तो डी वी अपॉन डी वाई करते। तो यहाँ v x पे डिपेंड कर रहा है तो v का वैल्यू डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स और v का वैल्यू कितना है 10x प्लस 5 आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस टेन तो बाहर आ जाएगा। ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 5 और ये आई कैप। तो ये आ गया -10 और वो तो 0 हो गया 5 का, तो -0 आई कैप। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट पर मीटर माइनस आई कैप। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेकिन x तो मीटर में लिखा है बच्चों, तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन का जितना पार्ट किया, पहला देखो जब Q1 को इन्फिनिटी से लाए थे तो Q1 V1 आधा मार्क्स है बच्चों इसका। Q2 को इन्फिनिटी से लाए तो Q2 V2। ये किस वजह से है? ये V1 और V2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो ये वाले जो वर्क हो रहे हैं W1 W2 ये फील्ड के प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं। चार्ज जो Q1 और Q2 फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में भी तो इंटरेक्ट करेंगे। तो इसीलिए तो हमने पहले पॉइंट का पोटेंशियल तो V1 था और दूसरे का पोटेंशियल फील्ड की वजह से तो V2 था, पर जो Q1 यहाँ आ गया था उसकी वजह से भी तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे KQ1/R भी लिखा था। तो ये तीसरा स्टेप आया था। तो तीनों के हाफ मार्क्स हैं ना। टोटल वर्क डन तीनों को ऐड किया था तो हमारे पास ये आया था Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस KQ1Q2/R, इसका भी हाफ मार्क्स है। तो आप समझ रहे हैं स्टेप वाइज मार्क्स है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने क्या किया था कि ये दो स्टेप एक साथ मार्क कर दिए थे। हमने ये बोला था कि भाई W2 जो होगा वो हो जाएगा Q2 इंटू V प्लस KQ1/R। तो इसका एक साथ आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। नाउ दूसरा वाला ये हमने सॉल्व कर लिया, अभी न्यूमेरिकल आपने देखा। तो देखो फॉर्मूला लिखा, हालांकि इनको ऐसे लिख देना चाहिए था, इसको यहाँ लगा देना चाहिए था आई कैप। तो फॉर्मूले का भी मार्क्स है और फाइनल आंसर का भी मार्क्स है। अब हमारे पास में फील्ड कितना आ गया 10 न्यूटन अपन कूलम का फील्ड है माइनस आई कैप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पूरा का पूरा फील्ड जो है वो 10 मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बच्चों, वो हमारे पास आया है 10 न्यूटन अपॉन कूलम माइनस आई कैप। मतलब सब जगह ही 10 है और डायरेक्शन माइनस आई कैप है। तो 10 वैल्यू का माइनस आई कैप में फील्ड ड्रॉ कर दें, जैसे ये देखें कांस्टेंट फील्ड। अब फ्लक्स पूछा है बच्चों इससे, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है। तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये वाले जो फेसेज होते हैं इनके एरिया वेक्टर तो 90 पे होते हैं। जैसे ये टॉप वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका इधर है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ये। तो हम लोगों को पता था कि फ्लक्स थ्रू टॉप, फ्लक्स थ्रू बॉटम, फ्लक्स थ्रू फ्रंट और फ्लक्स थ्रू बैक। टॉप बॉटम फ्रंट बैक ये 0 आता है। क्यों आता है? क्यों? यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होता है। ई वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होता है। तो फिर जब क्यूब से फ्लक्स निकालते थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं बच्चों, इसलिए यहाँ शॉर्ट में यही करा रहा हूँ। तो वो फ्लक्स थ्रू राइट प्लस फ्लक्स थ्रू लेफ्ट निकालते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर जो होगा राइट वाले का वो किधर होगा? तो आप बोलेंगे सर इधर होगा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ एरिया वेक्टर किधर होगा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा। तो थीटा कितना होगा 180।
तो राइट वाला जो फेस है उसके लिए 180 होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा ई ए कॉस 180, क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म है ना, 10 है ना। और दूसरी साइड में भी आप बोलेंगे ई ए कॉस 0, तो एक आएगा माइनस ई ए, दूसरा आएगा प्लस ई ए, और ये टोटल 0 आ जाएगा, तो फ्लक्स 0 जाएगा। अगर गॉस थ्योरम से नेट इनसाइड चार्ज, ये फ्लक्स थ्रू क्लॉज सरफेस आ गया क्यूब से, अगर क्यू नेट इनसाइड भी पूछता है तो वो भी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स थ्रू क्यूब हो के वो भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करा हुआ है हमने और वापस से रिवाइज हो गया है। अब देखो इसमें भी क्या है, ये 2 मार्क्स तो आपको वर्क डन के यहाँ मिल रहे थे, फिर आपको 1.5 यहाँ मिल रहा था, और फिर आपने फ्लक्स निकाला 5 1 5 2, ये जरूरत ही नहीं, ई ए से ही काम हो गया हमारा, तो ई ए माइनस ई ए। तो आपको यहाँ पे बताना था कि भाई 4 फेसेस से तो जाएगा नहीं और 2 से जाएगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स को कैसे तोड़ दिया है, हाफ हाफ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हाफ 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 और हाफ, 4 तो हाफ हो गए यहाँ पे, और 4 ही हाफ फिर हो गए, मतलब हाफ 8 हो गए प्लस 1। तो ऐसे बच्चों ब्रेक कर देते हैं ये। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, गलती नहीं करनी है। आंसर कितना बड़ा नहीं है, बस स्टेप्स सारे कवर होने चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसा ही पोटेंशियल का दिया हुआ है। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिपेंड ऑन सिंगल कोऑर्डिनेट, ई डिपेंड ऑन सिंगल कोऑर्डिनेट, सिंगल कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जैसे एक्स, सिंगल कोऑर्डिनेट जैसे एक्स और या फिर वाई या फिर जेड या फिर आर। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री जहाँ पे होती है, सिलेंड्रिकल जहाँ पे होती है, और सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू आप ऐसे लिखते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, स्फीयर के केस में सेंटर से डिस्टेंस होती है, 4.4 से डिस्टेंस होती है, तो इसको रेडियल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, रेडियल कोऑर्डिनेट। तो इस आर पे ही ये डिपेंडेंसी आती है पोजीशन के साथ फील्ड की। और बच्चों आप यहाँ पे एक्स भी तो यूज़ कर सकते हो, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये होता है सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आपका ई जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट पे। मतलब मैथ्स की भाषा में अगर थोड़ा बोलें तो ई जो है वो फंक्शन है एक्स का, या ओनली फंक्शन है वाई का, या ओनली फंक्शन है जेड का, या ओनली फंक्शन है रेडियल कोऑर्डिनेट आर का। अगर ऐसा है बच्चों तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V2 माइनस V1 वो हो जाता है माइनस इंटीग्रल R1 टू R2 ई डी आर सिंपली। लेकिन यहाँ पे ई जो है वो आर पे डिपेंड करना चाहिए, जैसे ई आर का फंक्शन होना चाहिए, ई आर डी आर। ई आर का मतलब है रेडियल कंपोनेंट, तो फील्ड ही आपका पूरा रेडियल है। और यू कैन से माइनस x1 टू x2 ई डी एक्स, लेकिन इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा। ऐसे ही बच्चों रिवर्स चले अपन, तो अगर आपको ई आर निकालना है तो आपका हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर, और यहाँ आर कैप लगा देंगे, और आर की जगह एक्स यूज में ले रहे हो तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट बोल दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप। तो बस ये सिंगल कोऑर्डिनेट वाले ही आएंगे आपके, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ई दे दिया आर के टर्म्स में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ रेडियल कोऑर्डिनेट ओनली। और आपसे पूछा है हाउ मच द पोटेंशियल इंक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू आर इक्वल टू 10, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो इन्होंने करा हुआ है, हम भी कर लेते हैं इधर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला लगा दिया हमने लिखा V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल R1 टू R2 E इज द फंक्शन ऑफ R डी आर। अब V2 का मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 10 मीटर, तो 10 मीटर पॉइंट पे माइनस 1 मीटर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल कहाँ से चलना है, 1 मीटर से 10 मीटर तक ई आर। ई का आर के रूप में फंक्शन आपको दे रखा है 10r प्लस 5, तो आपने यहाँ लिख दिया 10r प्लस 5 इंटू डी आर।
तो अब इसको फटाफट सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रल 1 to 10 मीटर पता है अपने को, तो ये हो गया 10r इंटू डी आर, ये डी आर एक साथ है, डी एंड आर, प्लस इंटीग्रल 1 to 10 5 डी आर। अब बच्चों यहाँ क्या होगा, 10 तो बाहर आ जाएगा और r की पावर 1 का डी आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा r की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, मतलब r² 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डाल दोगे बच्चों, 1 to 10। इसमें r के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट केवल 5 तो बाहर आ जाएगा और dr का इंटीग्रल हो जाएगा, तो इंटीग्रल dr होता है बच्चों r, तो dr का r हो जाएगा 1 to 10। तो यहाँ से 2 से इस 10 को काट के 5 लिख सकते हो, तो 5 इंटू r की जगह 10 लिखो, 10² - 1² प्लस 5 इंटू 10 - 1। अब 10² 100 होता है, तो ये आ गया आपके पास में, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 100 5 इंटू 99 प्लस 5 इंटू 9, तो ये आ गया 495 प्लस 45, तो ये आ गया बच्चों आपके पास में 540 वोल्ट। अब इसमें भी आप देखो फॉर्मूले के भी मार्क्स, ये फॉर्मूला इन्होंने लगाया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो इन्होंने फॉर्मूला लगाया है, तो फॉर्मूले के भी इन्होंने मार्क्स हैं, ये मार्क्स आप देख रहे हो, ये इस फॉर्मूले के मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के भी मार्क्स है बच्चों, फाइनल आंसर के भी मार्क्स है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यार हमें सारे स्टेप्स कैसे लिखने होते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 Q2 लोकेटेड एट R1 R2 इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये हम कर चुके हैं बच्चों, अगेन एंड अगेन बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q1 इंटू R1 पोजीशन पे पोटेंशियल, तो R1 पोजीशन पे जो पोटेंशियल है उसको लिख दिया V1 प्लस फिर Q2 को लाएंगे, अभी जस्ट जो फर्स्ट पार्ट किया था वही है, Q2 R2 पोजीशन पे पोटेंशियल V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R। ये हम कर चुके हैं, मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर वर्क डन निकाल चुके हैं। दूसरा -Q की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो पॉइंट को रखें मेमोरी में, लेकिन अगर रखें तो अच्छा है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, अब बच्चों ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आप बनाएंगे, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आप बनाते जा रहे हैं, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। पर हमने पढ़ा था कि यार जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ सरफेसेस पास पास होती है, तो जैसे आपने ये सरफेस यहाँ बनाई, तो सेकंड सरफेस आपको इसके पास में बनानी चाहिए। थर्ड सरफेस इससे आपकी थोड़ी दूर बननी चाहिए, क्योंकि जहाँ फील्ड वीक होता जाएगा सरफेसेस के बीच में गैप बढ़ना चाहिए, तो यहाँ एक तरीके से गैप बढ़ जाएगा। तो ऐसे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो दीज आर विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर सी पार्ट पे चलते हैं। 3 पॉइंट चार्जेज 1 - 1 + 2 आर इनिशियली इनफाइनाइट अपार्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर। तो शुरू में क्या है, ये तीनों चार्जेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब ये हमसे भी इनफाइनाइट है, आपस में भी इनफाइनाइट है। सिस्टम में कोई पोटेंशियल जी सिस्टम की नहीं है। 1 - 1 2, 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। तो इनिशियली ये सब इनफाइनाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है U इनिशियल दैट इज U इनफाइनाइट दैट इज 0। अब हमें इससे एक सिस्टम बनाना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल सिस्टम। तो 1 माइक्रोकूलम
-1 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम। और कितना डिस्टेंस रखना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइनल पोटेंशियल को मैं यू बोल देता हूँ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड दैट इज यू माइनस यू इनफाइनाइट। सो यू माइनस ज़ीरो दैट इज यू। और कोई भी सिस्टम का कैसे निकालते हैं, इंटरेक्टिंग पेयर्स देखते हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन इंटरेक्टिंग पेयर्स के लिए के Q1 Q2 बाई आर लगा देते हैं। तो के Q1 1 माइक्रोकूलम इंटू -1 माइक्रोकूलम अपॉन आर 10 सेंटीमीटर। तो जैसे फर्स्ट टर्म लिखा अपन ने, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ डाल सकते हैं। दूसरा टर्म लिखेंगे, ऐसे ही तीसरा टर्म लिखेंगे। 3 टर्म हमें लिखने हैं और ऐड कर देना है। अब पहला टर्म क्या है 1 एंड -1, फिर आएगा -1 एंड 2, और तीसरा आएगा 1 एंड 2। इन तीनों को ऐड कर देंगे। के का वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10⁹ माइक्रो जो है उसको 10⁻⁻6 लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे बच्चों इसको। तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं। देखो पहले आप लाते हैं, ये यहाँ पे v के मल्टीप्लाई में r1 लिखा है, इसका मतलब है पोटेंशियल एट r1 लोकेशन, इसका मतलब है पोटेंशियल एट r1 पोजीशन। तो आपके पास में ये 3 टर्म आ रहे हैं। 1, ये 2 टर्म तो हैं चार्ज फील्ड इंटरेक्शन की वजह से, और ये वाला टर्म है Q1 Q2 के आपस के इंटरेक्शन की वजह से। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ बना दी, आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं। तीसरा ये आप इसको सॉल्व करेंगे, माइक्रो का वैल्यू डाल देंगे, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, माइक्रो इसका भी माइक्रो 10⁻⁻6 है, इसका भी -6 है, तो 10⁻12 हो जाएगा। और 1 -1 अंदर जो आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे और सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये तो हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन तो। सो ये तो हम लोगों ने कर लिया पहले ही, ये तो रिपीट हो गया है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्यूबिक, क्यूब वाला तो हमने कर लिया था। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टॉपिक पे, और यहाँ खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स का टॉपिक। और अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन